राम राम सर। बेटा। राम 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 सर। राम राम भाई। सबको बहुत बहुत राम राम। और सॉरी फॉर स्लाइट बिट लेट। 4-5 मिनट आपको एक्स्ट्रा इंतजार करना पड़ा। आज दिन है सर राम राम। ट्यूसडे। राम राम सर। राम राम जी। डॉक्टर साहू सर, डॉक्टर अजय भाई। तो जीएनएम है सर, और डेट शायद 29 है आज, हाँ जी बॉस। हाँ जी। और ट्यूसडे है। कल काफी अच्छा डिस्कशन रहा था एसजीपीटी, एसजीओटी, एएलपी वगैरह पे, और कई चीजें बड़ी अच्छी हुई कल। अच्छा लगा बहुत। ऐसे क्लियर होना चाहिए, भले चाहे एक टॉपिक क्लियर हो। और पेज नंबर 214 पे हैं आज हम। हमारा चैप्टर चल रहा है लीवर एंड गाल ब्लैडर, और एसबीएस चल रहा है, एसबीएस ऑफ द गाल ब्लैडर बाइल डक्ट। और इस एसबीएस के अंतर्गत जो हेडिंग है, आज शुरू होगा जॉन्डिस, ब्रैकेट में करें जी इक्ट्रस। अमित भाई, तो जॉन्डिस जी। या इक्ट्रस का जो एसबीएस है वो सेम है, गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट को कह रहे हैं। और कॉन्फ्लिक्ट का ज्यादा भाव है एसबीएस को लेकर के। और कॉन्फ्लिक्ट इसमें, इस एसबीएस में कॉन्फ्लिक्ट था इसके पीछे टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, ब्रैकेट में कह रहे थे डिपेंडेंट ऑन हैंडेडनेस, हार्मोन लेवल्स एंड प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट। One is annoyed because the territory or territorial boundaries are not respected। ये ही चलेगा इसमें, परसेप्शन जो बंदे का चला रहा है। तो इसमें कह रहे हैं कि द लाइफ साइकिल ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड्स आफ्टर अबाउट 120 डेज। आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का है, ये हम सब लोग जानते हैं पहले से। आफ्टर दैट दे आर broken down into bilirubin in the bone marrow, spleen and liver and eliminated through the gallbladder। और जब 120 दिन के बाद ये आरबीसी ब्रोकन डाउन होती है और इसमें से बिलिरुबिन निकलता है अलग, और ये ब्रोकन डाउन हो जाती है बिलिरुबिन, इसमें हीम प्रोटीन अलग हो जाएगा और ये सब चीजें हो जाती हैं। तो कह रहे हैं इन द बोन मैरो, हालांकि बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है, स्प्लीन में ग्रेवयार्ड है इसका, और लीवर, इसमें तीन तीन ऑर्गन शामिल होते हैं इसके ब्रेक डाउन से लेकर के और नई नई बनने तक। बोन मैरो, स्प्लीन एंड लीवर। और कह रहे हैं फिर ये बिलिरुबिन जो बच के निकलता है इस ब्रेक डाउन के दौरान, ये एलिमिनेट कर दिया जाता है गाल ब्लैडर के थ्रू। मतलब जो रिसाइकिल होने वाली चीजें उनको तो बॉडी रख लेती है, हिम प्रोटीन वगैरह को, और उसमें जो गार्बेज होता है वो बिलिरुबिन के रूप में वो एलिमिनेट कर देती है बॉडी। ये प्रोसेस चलता है। तो इसमें बोन मैरो, स्प्लीन एंड लीवर का रोल बता रहे हैं। इफ द बाइल डक्ट्स आर ब्लॉक्ड, द कंसंट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड राइजेस। अब चूंकि गाल ब्लैडर इसको एलिमिनेट करता है, और यदि बाइल डक्ट्स ब्लॉक हो जाए किसी वजह से, स्टोन से, स्ट्रिक्चर से, किसी वजह से, तो ये कंसंट्रेशन जो है बिलिरुबिन का वो ब्लड में बढ़ जाता है। इफ द कंसंट्रेशन एक्सीड्स 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जॉन्डिस या येलो स्किन सेट्स इन। और यदि ये कंसंट्रेशन बाइल की ब्लड में 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से तक बढ़ जाएगी तो जॉन्डिस हो जाएगा, येलो स्किन हो जाएगी, ये मानना है। फेस क्या होती है? फेस है ये हमारे सामने आता है हीलिंग फेस में, एक्टिव फेस में ये भी नहीं आता क्योंकि टेरिटरी से रिलेटेड है। तो हीलिंग फेस में जब ये आता है तो हीलिंग स्वेलिंग ऑफ द बाइल डक्ट्स विद टेम्परेरी ऑक्लूजन, दिस सिचुएशन गोज टू द बिलिरुबिन कैन नॉट बी डिस्कार्डेड। और फिर इसकी वजह से क्या होता है कि द लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड राइजेस। और जब ये ब्लड में राइज हो जाएगा बिलिरुबिन, तो फिर क्या होगा? येलो ऑफ द स्किन एंड द वाइट ऑफ आईज एज वेल एज ब्राउन कलरिंग ऑफ यूरिन। तो जब बिलिरुबिन बढ़ जाएगा ब्लड में,
तो स्किन येलो हो जाएगी, और जो आंख का जो व्हाइट पार्ट है स्क्लेरा वो भी येलो हो जाएगा, और साथ के साथ ब्राउन कलर का यूरिन आएगा। द स्टूल रिमेन्स लाइट इन कलर, और जो स्टूल है लैट्रिन है वो लाइट कलर की हो जाती है फॉर लैक ऑफ बाइल कलरिंग, क्योंकि बाइल जो है वो इंटेस्टाइन में जा मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो निकलता है एलिमिनेट होता है स्टूल में, तो स्टूल का कलर इसलिए येलो होता है। और जब वो निकल नहीं रहा, वो ब्लड में ही रह गया, तो अब स्टूल रहेगा लाइट कलर का यहाँ पर। जब हम छोटे छोटे से थे, डॉक्टर दीपशिखा, डॉक्टर सिमरन, अमित भाई, डॉक्टर साहु सर, तो हम जब किसी को पीलिया होता था ना, तो ये बड़ी पहचान थी कि भाई इसकी पोटी वो सफेद तो नहीं आ रही, सफेद हो जाती है इवन क्ले कलर की। और जैसे ही पोटी क्ले कलर से थोड़ी सी येलो होना शुरू हुई, तो समझते थे कि ये पीलिया निकल रहा है, पीलिया जा रहा है, ऐसा बोला जाता है गाँव में। पेशाब पीला आता है, पेशाब के थ्रू निकलता है बेटा। बस वो होता है ना कि जो स्टूल का कलर होता है वो स्टर्कोबिलिनोजन की वजह से होता है, और स्टर्कोबिलिन, यूरिन हाँ का हाँ, और यूरिन का यूरोबिलिनोजन की वजह से होता है, तो यूरोबिलिन। वो अच्छा, इसमें कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट होता है शायद डाइजेशन हाँ डाइजेस्टिव ट्रैक में जा करके, या लीवर हाँ में जहां भी वो कन्वर्जन होता है उसका स्टर्कोबिलिन बस में। हाँ बताओ। मतलब ये जो मतलब इधर से जब स्प्लीन बनाती है तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनाती है पहले तो हाँ लीवर में, हाँ फिर लीवर में जाके वो कॉन्जुगेटेड से अनकॉन्जुगेटेड में होता है, हाँ। फिर अनकॉन्जुगेटेड जो होता है वही पास कर सकता है आगे लीवर से। अगर हम्म। वो नहीं अनकॉन्जुगेटेड नहीं होगा तो वो हाँ, पास नहीं करता है, नहीं मतलब होगा। यही डाइजेस्टेबल होता है। फिर हाँ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है फर्दर बाइफरकेट हो जाता है स्टर्कोबिलिनोजन में और बिलिरोजन में। हाँ, स्टर्कोबिलिनोजन जो होता है वो स्टूल को येलो कलर देता है, और यूरोबिलिनोजन जो होता है वो यूरिन को यूरिन को देता है, देता, तो और इस वहां पे तरह से। बैकफ्लो में डिपोजिशन हो जाता है, तो इसकी वजह से हम्म हमारा हम्म, स्टूल का कलर और यूरिन पेल हो जाते हैं, सब क्ले हाँ। कलर्ड और वो हम्म पेल हो जाते हैं, हम्म। ये अच्छा, है। यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या वो है टर्म और का? जो हाँ जो डायरेक्ट जो इन्हीं को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड और अनकॉन, जो हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है उसको हम बोलते हैं, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, इन डायरेक्ट बिलिरुबिन। अच्छा, इसको गूगल पे भी निकाल कॉन्जुगेट सकते हो वैसे। हाँ मैं चेक हम्म कर लेती हूँ, ये हम्म। है दोनों, मतलब इसी को एक में से ये हाँ, बोलते हैं। इसमें और कहा जाता है कि कौन सा बढ़ रहा है वो ज्यादा खतरनाक माना जाता है, तो डायरेक्ट और हाँ इनडायरेक्ट में ही है वो जो आप कह रहे हैं ना, जो अनकन्वर्टेड है। कॉन्जुगेटेड डायरेक्टर। जो जी कोई बोल अच्छा, रहा है। कॉन्जुगेटेड डायरेक्ट है, और अगर डायरेक्ट बढ़ा हाँ हुआ है तो अभी खतरा टला नहीं। खतरा ज्यादा है, क्योंकि वो कन्वर्जन जो होता है वो लीवर में होता है, तभी हाँ हम देखते थे हाँ कि जब तक इंट्रा, जैसे हम पढ़ते हैं ना एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉजेज, इंट्रा हेपेटिक हाँ कॉजेज हाँ कहाँ पे हाँ कारण बना हुआ है हाँ, हमारा बिलिरुबिन का बढ़ने का। बिल्कुल। तो खतरा इसलिए माना जाता है कि जो लीवर है, लीवर में हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो इनडायरेक्ट में या कन्वर्ट नहीं हो रहा। अनकॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो मतलब लीवर अभी घेरे में है। हाँ, और अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा तो बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, और अगर बॉडी हाँ से तो बाहर नहीं जा रहा तो ब्लड में उसका राइज बना रहेगा। बड़ा बड़ा रहेगा। तो अगर फॉलो अप में आप ये देख रहे हैं कि डायरेक्ट बिलीरुबिन या कंजुगेटेड बिलीरुबिन कम हो रहा है और इनडायरेक्ट बढ़ रहा है, हम्म तो ये हाँ गुड प्रोग्नोसिस है। ठीक है हाँ ये साहब, कंपैरेटिव। जी कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छा एहसास दिया। और इंट्रा हेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक का तो रोल फिर ये है कि अगर वो हिमोलिटिक जॉन्डिस है, या फिर वो ये किसी कंजेशन की हाँ ये वजह से प्री है। हेपेटिक। हाँ हाँ बस इसका एक पाथवे होता है ना कि जैसे स्प्लेनिक वेन से, मतलब एक पाथवे है इसका मूव करने का बिलिरुबिन का, कि हाँ, स्प्लीन से पोर्टल इधर वेन, हाँ स्प्लीनिक, पोर्टल वेन के थ्रू होके। पोर्टल वेन तो नीचे से आएगी, इधर स्प्लीनिक वेन की से अच्छा, आएगा, तो प्री स्प्लिनिक वेन। हेपेटिक। हाँ
प्री हिपैटिक, इंट्रा हिपैटिक और एक्स्ट्रा हिपैटिक कॉज होते थे। हाँ अब हीमोलिटिक अनीमिया है, तो मतलब ये प्री हिपैटिक कॉज है। हाँ मतलब हाँ, मतलब लीवर में जाने से पहले ही पहले ही बाइल बहुत ज्यादा है। बाइल बहुत ज्यादा है क्योंकि आरबीसी बहुत ज्यादा हाँ, टूट रही है। स्प्लीन से जो आ रहा है डस्ट होकर के, हाँ वहां से जी, ये बाइल पिगमेंट लीवर में पहुंचने से पहले ही, जो वो कल बहुत हम पढ़ ज्यादा। रहे थे, जो इंटेस्टाइनल जी एब्जॉर्प्शन वाला न्यूट्रिटिव पार्ट और स्प्लीन का जो जी वो है उसको लेके जाता है, ये वो जी। पोर्टल सिस्टम है ना बेटा, हाँ वो है जी, शायद हाँ ये। हाँ हाँ। हाँ, ये तो स्प्लेनिक वेन भी जो होती है उसी में जुड़ पोस्टवेनियस जाती है ना। पार्ट पार्ट हाँ है। हाँ हाँ, हाँ, उसी में सब जुड़ती तो है। उसमें जुड़ के फिर लीवर में जाने से पहले चूंकि इसकी मात्रा बड़ी है, तो इसलिए प्री आ रहा होगा इसका, प्री जी प्री हिपैटिक। जी और हिपैटिक जी। प्रॉपर वो होगा जहां आपकी हिपेटोसाइट्स या कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लीवर इन्वॉल्व हाँ, है जी। लीवर पेरेंट, जी हाँ, जी लीवर बिल्कुल। पैरेन्काइमा इन्वॉल्व है। और पोस्ट पोस्ट हिपैटिक जो कौन सा होगा? जो ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी हाँ, होती जो है। ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कॉमन बाइल डक्ट में क्योंकि स्टोन फंस गई, हाँ या हाँ गाल ब्लैडर में स्वेलिंग हो गई हाँ है, हाँ आगे जो स्टिक, आगे आगे की रुकावट। हाँ हाँ हाँ, बहुत तो बहुत खूबसूरत। वो एक्स्ट्रा हिपैटिक या पोस्ट हिपैटिक हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ ना भाई, जी सब कुछ? बिल्कुल। हाँ, मजा आया, जी थैंक यू बेटा। जी तो जी बॉस। तो कह रहे हैं कि इसमें स्टूल जो है वो लाइट रहेगा कलर में, और फॉर लैक ऑफ बाइल कलरिंग। रिमार्क देख के चल रहे हैं, यहाँ टिप्पणी कह रहे हैं, however jaundice can also come from an accelerated degradation of RBC, red blood cells, hemolysis. This can be caused by blood transfusions, poisons, medications, losses of blood, bruise होने से, contusion होने से, etc. एंड मलेरिया। तो हालांकि अब ये जो अभी डिस्कशन हुआ है, डॉक्टर सिमरन ने करा अभी, तो ये जॉन्डिस जो है, ना केवल इसका कारण लीवर ही या लीवर पैरेन्काइमा ही है केवल, ये एक्सेलरेटेड डिग्रेडेशन अगर हो जाए आरबीसी का, किसी वजह से हीमोलिसिस होने लगे, जो हो सकती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, जो हो सकती है पॉइजनिंग होने से बॉडी की, जो हो सकती है कोई मेडिकेशन से, हैवी लॉसेस ऑफ ब्लड हो जाए ब्रूइज के दौरान, कंट्यूजन्स के दौरान, एटसेट्रा, एक्सीडेंट वगैरह इस तरह का कुछ हो, और साथ में मलेरिया। तो मलेरिया को उसमें भी, भी हीमोलिसिस होती है ना। हाँ हाँ हाँ, तो मलेरिया का अभी कुछ एक दो फ्राइडे पहले एक केस था, तो जिसमें मलिक सर ने मलेरिया को एंगर लिया था, और एंगर डिस्ट्रक्शन लिया था उस केस में। उसको बार बार मलेरिया होता था उस मरीज को, तो इससे वो कन्वर्ट करते हुए सिचुएशन को ले गए अपने रूब्रिक फॉर्म में, डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ाते हुए। और अच्छा। हाँ, एंगर, फिर डिस्ट्रक्शन, फिर ऐसे करके बहुत खूबसूरत उन्होंने एक वो दे दी थी, इसको थ्रेड बना दिया था मलेरिया से पीछे, कि अगर इसको मलेरिया हो रहा है तो ये डिस्पोजिशन या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है। जैसे आजकल अच्छा। बहुत अच्छा वो एक्सटेंशन दे रहे हैं चीजों को, मान लो अगर कोई जैसे जैसे बॉस हाँ मलेरिया, बेटा बोलो। मलेरिया में जैसे हम इसको अगर इसी को फॉरवर्ड करते हुए आगे समझे, तो कैसे इसको समझेंगे, वैसे ही इसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत एंग्री होगा। सिफिलिटिक और होगा, हाँ सिफिलिटिक प्रोसेस है। हाँ, तो और फर्दर उसको रूब्रिक में कैसे देखेंगे बॉस? एक तो देखो रेज से रिलेटेड, हाँ बेटा, हाँ भाई दोस्त, रेज से रिलेटेड तो रेज रूब्रिक देख लेंगे। रेज से अच्छा रिलेटेड। बिल्कुल, ठीक है ठीक है। बिल्कुल, हम्म रेज से रिलेटेड देखेंगे। और अब डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, डिस्ट्रक्शन का जो भी आप बना सकते हो हम्म प्रोसेस में, बिल्कुल रेज रेज वाला होगा, सोरोसिफिलिटिक होगा, या फ्रैंक सिफिलिस होगा। सेल्फ, हालांकि हाँ, ऑटो इम्यून भी हो सकता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन में हाँ जाकर के। और हाँ और अक्सर नहीं तो हम डेंगू को कहा करते थे बस, कि भाई डेंगू है सिफिलिस, डेंगू है सिफिलिस। अच्छा, हम्म अब इसमें देखो मलेरिया में भी एक मलेरिया शायद वो होता है, मलेरिया फैल्सीपैरम,
तो 40-40 हाँ साल तक बंदे के अंदर पड़ा वो रहता। पड़ा रहता है, बना रहता है। तो वो देखो वो ऑटो इम्यून में वो पड़ा है उधर। अगर किसी को ये ऐसा, वही हो गया, वो इंसिपिएंट टाइप का हो गया है ना, हाँ इंसिपिएंट टाइप इंसिपिएंट का, मलेरिया। हाँ। इंसिपिएंट मलेरिया, इंसिपिएंट। ओके। सर इसमें एक चीज पूछनी थी, जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन होगा, अगर वो तो पहले मतलब कंजुगेट नहीं हो रहा है लिवर से, तो उससे पहले अगर अनकंजुगेटेड बढ़ता है तो वो लेस हार्मफुल है, अब हाँ जैसे कि कंपैरेटिवली कंजुगेटेड लिया, से ना। हाँ जी। कंपैरेटिवली जी लिया है भाई, बिल्कुल। कंपैरेटिवली लिया है। कंपैरेटिवली इसलिए हम्म, लिया है डॉक्टर श्रेय कि अगर जी। अनकंजुगेटेड बढ़ रहा है और प्री हिपैटिक कॉज नहीं है, हम्म, प्री हिपैटिक हाँ। कॉज नहीं है मान लो, और हम्म, फिर भी अनकंजुगेटेड बढ़ रहा, तो आपका लीवर कन्वर्ट नहीं कर रहा। हाँ। बस कॉन्जुगेटेड है वो। हाँ, बेटा कॉन्जुगेटेड से बस अनकॉन्जुगेटेड। बहुत बॉस को कॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड है, वो तब बढ़ेगा जब आगे पीछे का रास्ता तो पूरा साफ है। हाँ कॉन्जुगेटेड से अनकॉन्जुगेटेड तक हो गया, जब हाँ, आगे ब्लॉकेज है ना ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से तब। हाँ आगे एक, नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन है। देखो, हाँ, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को लिवर कन्वर्ट करता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में ना, जहां तक मेरे को कॉन्जुगेटेड लगता है। को करता है अनकंजुगेटेड में, है ना? ऐसे कह रहे हो ना, हाँ, कंजुगेटेड तो था डायरेक्ट, अभी तो आप बता रहे थे। नहीं उसमें जैसे सर क्या होता है ना कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है वो तो आई थिंक ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन से आएगा, है ना। तो वो अगर ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन से आएगा तो फिर वो लिवर में जाएगा, फिर लिवर में आई थिंक वो कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेटेड में, देन फिर वो किडनी, देन वो एक्सक्रीट होता है। अगर वो एक्सक्रीट ना होगा, लेस हार्मफुल कौन सा था? सिमरन दोबारा से पढ़ना हाँ, पड़ेगा आपको शायद। मेरे ख्याल से लेस हार्मफुल अनकंजुगेटेड ही है, कॉन्जुगेटेड ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि वो कॉन्जुगेटेड को बाहर निकलना है ना, वो उसको बॉडी से बाहर, अगर वो बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है तो फिर वो बढ़ रहा है, तो फिर वो दिक्कत होता है। हाँ, आप ही हाँ पहले तो बिल्कुल। ये क्लियर कर लो। एक सेकंड। हाँ, पहले तो ये क्लियर कर लो कि कौन सा मोर मैं हार्मफुल है। वही मैं वही बता रही हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं श्री सर। ये जो है ये हमारा जो बिलीरुबिन का प्रोडक्ट होता है, जब वो टूटता है तो वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है, और वो कॉन्जुगेटेड कन्वर्ट होता है। मैंने पहले तो अपने मन से बोला था, चेक करके भी बता रही हूँ। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कन्वर्टेड बैक इनटू अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बाय एंजाइम beta gluconeridase in the gut. हम्म This enzyme hydrolyzes the glycuronic acid attached to conjugated, releasing free unconjugated bilirubin. हम्म This unconjugated bilirubin can then be reabsorbed through the enterohepatic circulation and return to the liver. हम्म, ठीक है। तो ये साइकिल तो ऐसे हुआ एक तो इसका, हम्म, ठीक है। और अब देखो एक बात, सेकंड, एक हाँ सेकंड। हाँ Unconjugated bilirubin, which is water insoluble and binds to albumin in the blood, is taken up by the liver. हाँ Inside the liver, it is एक सेकंड, मैं इसको करेक्ट करना चाह रही हूँ हाँ बॉस। हाँ Inside the liver, it is conjugated with glycuronic acid by UGT. This process makes bilirubin. Okay, okay, okay. हाँ हाँ सही है, सही है। हाँ जो जो सर बोल रहे थे वही है। हम लोग ने ये आगे पीछे टर्म उल्टी कर दी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो क्या हाँ बोल रहे थे? अब आप सही से करके बताओ। हाँ, जो हमारा प्रोडक्ट टूटता है ना, वो कॉन्जुगेटेड टूटता है, और फिर वो सॉरी अनकॉन्जुगेटेड बनता है, और अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेट होता है वो लीवर में। ठीक है, रीएब्जॉर्ब बस होकर के हाँ इंटेस्टाइन बस वो में दोबारा रीएब्जॉर्ब होकर के लीवर में जा करके फिर वो कॉन्जुगेट होता है। नहीं नहीं बॉस, मतलब ये सेकेंडरी है। प्राइमरीली जो हमने एक टर्म बोला था ना कि जो बिलिरुबिन का प्रोडक्ट टूटता है, वो एक्चुअली होता है अनकॉन्जुगेटेड। पहले बोल रहे थे ना कॉन्जुगेटेड, हम लोग इस टर्म में हाँ, हमने हम गड़बड़ कर दी कंजुगेटेड थी। डायरेक्ट मान के चल रहे थे कि अभी वो टूटेगा, हाँ हाँ तो वो जी होता जी है जी। अनकंजुगेटेड। हाँ हाँ हाँ। अब वो और वो अब वो कन्वर्ट गट में जा करके वो कन्वर्टेड होता है कॉन्जुगेटेड में। नहीं नहीं सर, इसमें नहीं गट में नहीं, नहीं जो है शायद आपने वो।
लिवर में ही है एक्चुअली। हम्म, अनकॉन्जुगेटेड जब जब होता है जब रहता है और उसमें ग्लूकोरोनाइड जब आता है मिलता है तो मिक्स होने के कारण से वो कॉन्जुगेट हो जाता है। वो ठीक है। वो मिलने की प्रोसेस से ही वो कॉन्जुगेट हुआ है वो। ठीक है। बेसिकली वो सारा प्रोसेस सेम है, बस जो हम टर्म थे वो इंटरचेंज कर अच्छा, दिए थे अब और वो पूरा प्रोसेस कॉन्जुगेट सेम। हो करके वो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, हाँ 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 जी है हाँ जी। जी और जब हाँ वाटर जी सोल्यूबल हो जाएगा तो वो अब शरीर से बाहर जाने शरीर से बाहर जाने की परिस्थिति में आ जाएगा। हाँ जी तो कुल मिला के बाहर निकलता है कॉन्जुगेटेड। और हाँ डायरेक्ट हाँ इनडायरेक्ट हाँ किसको बोलते हैं फिर इनमें से? कॉन्जुगेट को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट या हाँ इनडायरेक्ट? हाँ कॉन्जुगेट कौन डायरेक्ट है और वो इनडायरेक्ट है। हाँ वो सेम है, कॉन्जुगेट डायरेक्ट है और अनकॉन्जुगेट इनडायरेक्ट है। तो वो अगर हमें तब अगर इंटरचेंज करना है। इनडायरेक्ट बढ़ रहा है तो हम्म उसके दो रीजन हो सकते हैं कि या तो कन्वर्जन नहीं हो रहा या हाँ पीछे हाँ थूक ज्यादा या रहा है। फिर पीछे बन बहुत ज्यादा रहा जी हाँ है ना। तो हाँ जी हाँ उसके दो रीजन है। तो अब उसमें अगर बन बहुत ज्यादा रहा है तो इसका मतलब ब्लड बहुत टूट रहा है पीछे, हाँ हम्म इमोलिसिस हो रही है हाँ है जी। और अगर वो कॉन्जुगेटेड में नहीं कन्वर्ट हो रहा तो फिर वो वहाँ दो पार्ट है, या तो उसका इंटेस्टाइन में नहीं वो कन्वर्ट हो रहा है, या फिर लीवर में जो प्रोसेस चलता है हम्म वो वहाँ इफेक्ट। तो ये इंटेस्टाइन में भी कन्वर्ट होता है या सीधे लीवर में ही होता है आकर के? बस लीवर में ही होता है। हाँ, तो फिर सर इंटेस्टाइन बच लिवर में ही गई। होता है हाँ, तो इंटेस्टाइन बच गई। अब लीवर पैथोलॉजी है, लीवर की परेशानी होएगी। तो अब हमें यह देखना ये होगा अगर हमारा अनकॉन्जुगेटेड बढ़ा हुआ है तो क्या लीवर इन्वॉल्व है या स्प्लीन, मतलब उधर हीमोलिसिस ज्यादा हो रही है। यहाँ हमें जी बारीकी जी से देखना होगा मरीज को, है ना क्योंकि सर? सर वो जो गिलबर्ट सिंड्रोम होता है ना एक, तो उसमें हम देखते हैं हाँ कई पेशेंट गिलबर्ट सिंड्रोम के रहते हैं वो कि उसमें अनकॉन्जुगेटेड बड़ा ही रहता है क्योंकि लिवर जो है प्रोसेस नहीं कर पाता उसको, जी तो हाँ जेनेटिक डिसऑर्डर में जाता है। हाँ, बिल्कुल। देखो। और मजे की बात यह है कि जरूरी नहीं है कि उधर हीमोलिसिस हो रही हो, फिर भी अनकॉन्जुगेटेड हाँ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लीवर काम नहीं कर रहा सही से। जी 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 हाँ लीवर सिरोसिस में भी यही होता है। हाँ, लीवर हाँ सिरोसिस में यही हो जाएगा अमितपाल भाई, बिल्कुल सही कह रहे। लीवर सिरोसिस में हेपेटाइटिस लीवर का काम करने की मशीनरी ठप हो जाती है, कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सब में यही होगा। जहाँ लीवर जैसे हेपेटाइटिस हो गया वहां पे भी यही बढ़ेगा। जो वहां पे लीवर की फंक्शनिंग हैम्पर हुई वहीं पे ये बढ़ने लगेगा। हाँ, अच्छा तो पैथोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी लीवर की गड़बड़ है हम्म तो फिर ये और अमित। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कन्फ्लिक्ट भी अलग होने चाहिए फिर। हाँ जी हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी ज्यादा हम सोचें कि यदि अनकंजुगेटेड बढ़ रहा है और वो बढ़ रहा है हीमोलिसिस की वजह से तो अलग कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट है। और यदि लीवर सही काम नहीं कर रहा है तब वो कन्वर्ट नहीं हो रहा कॉन्जुगेटेड में, तो कॉन्फ्लिक्ट अलग है। तो बिल्कुल अगर हीमोलिसिस हो रहा है तो वो सुसाइड में जा रहा है, हाँ बिल्कुल ऑटोइम्यूनिटी में जा रहा है। और बिल्कुल यदि वो लीवर सही काम नहीं कर रहा तो वो फियर ऑफ स्टारवेशन, फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ मतलब इनसिक्योरिटी में जा रहा है। इनसिक्योरिटी में भी हाँ हो सकता है कि भाई जो कचरा है उसे भी तू कन्वर्ट करके बाहर मत करे, रोक ले। बिल्कुल। तो लीवर से जुड़ अच्छा जाएगी इनसिक्योरिटी, पॉवर्टी, स्टारवेशन वगैरह और हीमोलिसिस और से। ये भी तो हाँ बेटा। टेरिटोरियल एंगर भी तो उसमें इसी में रहेगा ना। टेरिटोरियल एंगर। वैसे टेरिटोरियल, बॉस बिल्कुल डायरेक्ट टेरिटोरियल एंगर उसको ले जा रहा है ऑटोइम्यूनिटी में। टेरिटोरियल एंगर उसको ले जा रहा है सुसाइडल में, ले जा सकता है। एग्जिस्टेंस में खत्म करो जो अपना क्षेत्र नहीं है। बॉस हाँ बेटा। ये जैसे टेरिटोरियल एंगर वाला ये है, ये प्री हिपैटिक मतलब यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, यहाँ टेरिटोरियल वाला पार्ट ज्यादा में ज्यादा मतलब रहेगा। मुझे बहुत और हमें क्यों वो लिवर में ज्यादा लग रहा कम है कुछ नहीं जब होगा कुछ यहाँ कह रही पे? हैं, कुछ कह रही हैं। सिमरन का क्लियर करने तो सवाल में पहले ही बोल गया, बोलो। हाँ मैं ये कह रही हूँ बॉस
कि अगर आगे हमारा जो कॉन्जुगेट हो गए लीवर में बिलिरुबिन, हाँ आगे वो अगर नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट या वहां पे डक्टल कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा नहीं होगा बजाय वही हाँ, यही लीवर हम अगर में जो। नहीं बिल्कुल देखो बहुत अच्छी बात आपने ऐसे कह दी कि अगर हाँ अगर अगर लीवर में डक्ट इन्वॉल्व है तो हम्म टेरिटोरियल है, और अगर पैरेन्काइमल टिश्यू इन्वॉल्व है इस हाँ प्रोसेस में, देखो डक्ट हाँ डक्ट में कन्वर्जन नहीं होता, हाँ डक्ट में तो सब हम्म ये पास होता है, पास होता है ठीक है। बिल्कुल। तो अगर जी डक्ट डक्ट नैरो हो गई, डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो हाँ गई, तो आ जाएगी हाँ टेरिटरी लीवर से भी जुड़ के अमित। हाँ और हाँ अगर जी लीवर का पैरेन्काइमल टिश्यू इन्वॉल्व है तो वहां आ जाएगी इनसिक्योरिटी, हाँ पॉवर्टी। जी जी starvation तो देखो existence एक बिल्कुल ये, बहुत सही। हाँ बेटा, ये फर्स्ट प्लेट जो उसकी पिक्चर देखी थी ना हम लोगों ने फोटो, उसमें भी हाँ वही चीज है, जो गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट्स हैं, तो हाँ उसमें टेरिटोरियल एंगर और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट है, और जो पैरेन्काइमा जहाँ इन्वॉल्व है वहाँ स्टारवेशन और एग्जिस्टेंस है। हाँ हाँ तो बस हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो अब मजे की बात ये निकली कि लीवर का नाम आते के साथ वहाँ पॉवर्टी, स्टारवेशन, इनसिक्योरिटी एकदम ना जोड़े, अगर वहाँ देख लें कि वहाँ टिश्यू हाँ कौन सा इन्वॉल्व है। है और बिल्कुल। ये जी केवल लीवर बिल्कुल ही नहीं, ये हर एक ऑर्गन में हमें देखना होगा कि किसी ऑर्गन का पैरेन्काइमल टिश्यू इन्वॉल्व है तो अलग अलग उसका परसेप्शन है, और अगर उसके डक्ट्स इन्वॉल्व हैं तो अलग। तो उधर जी जी बिल्कुल सर। हाँ तो पर ये सर बात, अगर हाँ ये इसमें से फिजियोलॉजिकल चेंज आ रहा है तो फिर वो तो फिर उसमें क्या देखेंगे, अगर से फिजियोलॉजिकल लेवल्स ही बढ़े हुए हैं तो और बाकी कुछ इतना। फिजियोलॉजिकल दोनों में जुड़ जाएगा, फिजियोलॉजिकल हीमोलिसिस भी हो सकती है और फिजियोलॉजिकल लीवर भी फंक्शन गड़बड़ होता है जी। अगर जी फिजियोलॉजिकल ऐसे ले लो कि अगर आपने कोई मेडिसिन खाई एलोपैथिक या कोई, या पॉइजनिंग हो गई, तो सीधे उसे अभी फिजियोलॉजिकली मानो। और हाँ, जी यदि उसके अंदर कोई हीमोलिसिस का कोई ऐसा प्रोसेस, जैसे वो शायद थैलीसीमिया है जैसे मुझे लग रहा है, या थैलीसीमिया सिकल में सेल बनता एनीमिया। नहीं है, ये टूटता है, ये सिक्किल सेल एनीमिया है, हाँ तो थैलेसीमिया में तो वो बनता ही नहीं बनता ही वो नहीं है। तो बिल्कुल। कोई ऐसा हम्म, क्रॉनिक पैथोलॉजी बताओ जिसमें ब्लड टूटता रहता है, तो सिक्किल सेल एनीमिया शायद है, वो सिक्कल शेप बन हाँ जाती है जी सेल्स की। तो वहां पे फिजियोलॉजिकल ना हो करके वहां वहां पैथोलॉजिकल हो जाता है दोस्तों वो। ऐसे ही लीवर में देख लो, अगर लीवर में सिरोसिस हुई है, जैसे अभी अमित पाल भाई सिरोसिस का नाम ले रहे सिरोसिस थे, हो गई, तो यहाँ स्ट्रक्चरल हेपेटाइटिस जिम्मेदार हो हो गई। गई। और अगर जी हिपेटाइटिस है नॉर्मल और लीवर का कंटूर सही है, लीवर के जो हम्म एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सही है, जब तक वो मान के हम्म चलो कि ये फिजियोलॉजिकल है डॉक्टर से। हम्म हम्म। तो ये हम दोनों एस्पेक्ट में देख सकते हैं किसी भी जगह। जैसे हीमोलिटिक एनीमिया में तो फिर उसमें ये हो जाएगा कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है ब्लड हाँ, सेल्स उसका का। रीजन देखना होगा दोस्त, उसका कारण देखना होगा, बहुत ज्यादा से बात ना करके बात समझे कि इसका चाहे ज्यादा हो रहा चाहे थोड़ा हो रहा, इसका कारण क्या है। तो कारण क्रॉनिक भी हो सकता है थोड़े के लिए भी, और कारण ज्यादा के लिए हाँ फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। तो ज्यादा थोड़ा सर से, जी हाँ सर इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जी, यदि एसजीओटी एसजीपीटी नॉर्मल आ रहा है और बाइलिरुबिन बढ़ रहा है, मतलब फिजियोलॉजिकल है। हाँ 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 बिल्कुल सही बिल्कुल, है और यदि बिल्कुल। एसजीओटी एसजीपीटी भी बढ़ रहा है, मतलब वहां पे पैथोलॉजिकल मतलब इन्वॉल्व हो रहा है फिर। हाँ हाँ बिल्कुल, स्ट्रक्चर नोलोरी, बिल्कुल। तो ये जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, पैरामीटर्स हैं, ये हमारा बहुत बड़ा मजबूत बेस बनने वाला है प्रोग्नोसिस को लेकर के, फॉलो अप को देखने के लिए। हमें तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है इस इन इन रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स पे। ये तो उनसे भी ज्यादा हमारे यूज की हैं भाई। पैरेलल जो हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, कली वो हैं, उनमें तो मेडिसिन डिसाइड होती है इनके आधार पे, बिल्कुल। और साथ में प्रोग्नोसिस भी चलो देखते हैं वो। लेकिन हमारे यहाँ तो मेडिसिन तो देने के बाद टोटल डायरेक्शन ऑफ क्योर को डिसाइड ये इसके माध्यम से भी कर सकते हो डॉक्टर साहू। बिल्कुल इसी के बिल्कुल सर। माध्यम से। तो ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, और बहुत जरूरी है बारीकी से एनाटॉमी पढ़ने की। अब हमें समझ में आ गया, अभी अभी डॉक्टर सिमरन अभी बात बीच में निकाली बहुत अच्छी कि वहां सर अगर डक्ट इन्वॉल्व है तो टेरिटरी होगी,
तो अब इससे हमें ये भाव पता चलता है डॉक्टर साहू सर कि हमें कितना बारीकी से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को का नॉलेज होना चाहिए शरीर की। मोटे मोटे से काम नहीं चलेगा, नहीं तो लीवर के लिए तो हम स्टारवेशन ही लगाते फिरेंगे, चाहे वो डक्ट इन्वॉल्व हो रही हो। बिल्कुल। इसलिए हेयर स्प्लिटिंग में जाना होगा सब्जेक्ट की, और बारीकी से हमें ऐसे किडनी में भी देखा जाता है। किडनी में एक आउटर पार्ट होता है, एक इनर पार्ट होता है, कॉर्टेक्स दो हाँ जी कॉर्टेक्स और है ना, ऐसे स्प्लीन में पढ़ रहे थे हम, व्हाइट और रेड करके जो वो था पार्ट। तो हर एक ऑर्गन को हमें बहुत बारीकी से अध्ययन करना होगा, तब हम एग्जैक्ट प्रेस्क्रिप्शन करेंगे और हम मैथमेटिकल रिजल्ट लेने की उसमें पहुंच जाएंगे, जो मतलब एकदम कंफर्मेशन के साथ के हाँ ये है और ये होगा, ऐसा कहने की स्थिति में आप आ जाओगे, है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी चलो, बिल्कुल। मलेरिया ने बहुत आगे तक पहुंचाया, थैंक यू मलेरिया का भाई। तो थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व, अकम्पनी द हीलिंग प्रोसेस, प्रिवेंट रिकरेंसेस, और लीवर की रेमेडी देखने के लिए फिर कह रहे हैं पेज नंबर, उसमें मुझे वो पॉइंट बड़ा अच्छा लगा था कि टॉक्सिफिकेशन को रोको, मेडिकेशन को रोको, एल्कोहल वगैरह को, और फूड के कॉम्बिनेशन पे ध्यान दो, ये बहुत अच्छा हम लोगों के लिए है। पानी खूब पियो, भले उनकी दवाइयां यूज ना करें लेकिन मैनेजमेंट पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। स्पाइसेस का बोल रखा था इसमें, तो ये इनको भी पढ़ना हमारे लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि हम पेशेंट को बता सकते हैं कि भाई आप ऐसे ऐसे मैनेज करो डाइट एंड रेजिमेन की तरह के रूप में। बिल्कुल जी। ठीक है जी, तो ये था जॉन्डिस। और कोई पॉइंट है किसी का, वो क्लियर कर लो क्योंकि टाइम 3-4 मिनट ही है। और किसी को कुछ कहना है डॉक्टर साहू सर या डॉक्टर श्रेय भाई, डॉक्टर अजय भाई? ओके, तो खैर इसी को पढ़ दूं फिर मैं, जॉन्डिस को, तो इसको कर ही लेंगे। जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न बेबीज है ना, कर लेते हैं बेटा अगर सवाल नहीं है तो फिर। तो जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न बेबीज, ब्रैकेट में कह रहे हैं न्यूबॉर्न इक्ट्रस कर्निक्ट्रस, KERNICTERUS। SBS सेम है, SBS सेम है, वही टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, ये मदर में हो रहा होगा, मदर ने मैसेज दिया होगा न्यूबॉर्न बेबी को, पक्का ये भाव जरूर आ रहा है, टेरिटरी से रिलेटेड, आइडेंटिटी से रिलेटेड, है जी। हाँ, बिल्कुल। A large percentage of newborn babies are affected by a yellow coloring of skin during the first 2 weeks of life. In conventional medicine, this is considered normal except in severe cases. This jaundice is explained by a shortened life span. ब्रैकेट में कह रहे हैं 70 instead of 120 days of the RBC, red blood cells, an immature liver and an increased reabsorption of bilirubin in the intestine of constipated newborns. तो एक तो परसेंटेज बहुत ज्यादा मिलती है पहले 2 हफ्तों में जी लाइफ के बच्चे की। कन्वेंशनल मेडिसिन में इसको कहा जाता है कि ये नॉर्मल है यदि सीवियर ना हो, बहुत ज्यादा ना बढ़ गया हो बिलिरुबिन या जॉन्डिस। जॉन्डिस को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर कि इसका कारण ये है कि 120 दिन की जगह उस दौरान आरबीसी की उम्र जो है 70 दिन होती है इन्फेंट में, और इमेच्योर लीवर होता है उसका, और इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा होता है, खास करके उन बच्चों को जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है रहता है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो how common newborn jaundice is among indigenous pupils. Indigenous का मतलब people who are living or growing in the place where they are from originally, जहां से वो बेसिक हैं, जहां के वो रिहाइश हैं, कोई माइग्रेटेड नहीं है, उन लोगों में कह रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कितना कॉमन है newborn jaundice among the indigenous people. If
if infants were not subjected to ultrasound and amniocentesis, and if mother and child were not exposed to so much hectic rash and stress, newborn jaundice would certainly be less common. तो दो बात कही कि एक तो हमें वहां देखना होगा कि उनमें इंडिजिनस पीपल में कितना मिलता है, ये कितना कॉमन होता है, ये जानने की जरूरत है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो इन्फेंट है, जो सब्जेक्ट नहीं है, जिसकी माँ का ना तो अल्ट्रासाउंड ज्यादा कराया गया, ना एमनियोसेंटेसिस कराया गया माँ का, ना वो एक्सपोज हुआ है किसी हेक्टिक रैश या स्ट्रेस के माँ, तो ये न्यूबॉर्न जॉन्डिस जो है बच्चों में सर्टेनली लेस कॉमन मिलता है। The unfortunately very widespread ultrasound examinations poses a real risk to the embryo और fetus। कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़े पैमाने पर जो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन हो रहा है, होता है, तो ये रियल रिस्क हो जाता है एम्ब्रायो फीटस के लिए। The amniotic fluid is heated by the noises of ultrasound and even forms little bubbles, cavitation. Noise is equal to danger which goes to interfere। तो ये जो एम्नियोटिक फ्लूइड है ये अल्ट्रासाउंड के दौरान ना थोड़ा हीट अप हो जाता है और अल्ट्रासाउंड नॉइज की वजह से, और उसमें लिटिल बबल्स भी बन जाते हैं, कैविटेशन बोलने, कैविटेशन। और ये जो नॉइज है ये बच्चे को डेंजर में ले जाती है और डेंजर ले जाता है बच्चे को फियर में। सम न्यूबॉर्न्स गेट थ्रू दिस एक्साइटमेंट अनडैमेज्ड बट अदर्स आर सीज्ड विद पैनिक एंड बिकम इल। अब कुछ न्यूबॉर्न तो ऐसे होते हैं जो इस एक्साइटमेंट जो है इस एक्साइटमेंट से अनडैमेज रहते हैं, नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ जो है ना चंगुल में फंस जाते हैं पैनिक के और वो बीमार पड़ जाते हैं। तो जो जॉन्डिस जिसको होगा तो इसका मतलब वो हो सकता है कि वो पैनिक हुआ हो अंदर, या फियरफुल या फ्राइटफुल बच्चा रहा हो। From the viewpoint of high biological law of nature, jaundice in a newborn is not normal, but rather the result of a territorial anger conflict during the pregnancy and or birth. लो जी, हाई बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से न्यूबॉर्न में नॉर्मल नहीं है जॉन्डिस होना। ये परिणाम होता है यदि प्रेगनेंसी के दौरान या बर्थ के समय पर टेरिटोरियल एंगर से ग्रसित हो उसकी मां। The proof of this, as with all illness, can be found in CT scan. In a CT scan, in infants and toddlers, a CCT is not appropriate due to the radiation exposure and the need for anesthesia. इस बात का प्रूफ जो है एज सभी बीमारियों की तरह से आपको मिलेगा सीटी स्कैन में, फाउंड विद सीटी स्कैन के साथ ही जुड़ा होगा मसला ये, क्योंकि इन्फेंट में टोडलर्स में सीसीटी जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि रेडिएशन एक्सपोजर होता है और एंड द नीड फॉर एनेस्थीसिया, फिर वहां पर एक तरह से एनेस्थीसिया की आवश्यकता भी होती है, ऐसा भाव आ रहा है जी। अब बच्चे को तो टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट यही आ जाएगा जब वहां बबल आने लगेंगे, हलचल होने लगेगी, वो सोचेगा मेरे मेरे कंफर्टेबल बेड में कौन आ घुसा है जी, ये तो मेरा स्पेस था, इसमें कौन आके हलचल मचा रहा है। उधर से भी जा सकता है बच्चा भी, या फिर माँ का भी पीछे से आ सकता है मैसेज कि भाई कोई टेरिटरी वेरिटरी ना है यहाँ दुनिया में। कॉन्फ्लिक्ट है इसमें टेरिटोरियल एंगर और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, ऊपर देखने के लिए जैसे कहा। एग्जाम्पल में कह रहे हैं ए डिफिकल्ट बर्थ टेक्स प्लेस, एक डिफिकल्ट बर्थ भी अगर हो रही है तो भी कारण बन सकता है ये। एन अल्ट्रासाउंड टेस्ट डिस्टर्ब द न्यूबॉर्न इन हिज टेरिटरी, जो अभी हम बात कर रहे थे, एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट जो है उसकी टेरिटरी में खलल डाल सकता है न्यूबॉर्न की, जो उसका अपना वहां का क्षेत्र है। द अनबॉर्न रजिस्टर्स द नियरनेस ऑफ द निडल यूज्ड फॉर टेस्टिंग द एमनियोटिक फ्लूइड। अनबॉर्न जो है जब उसको निडल से एमनियोटिक टेस्टिंग के लिए वहां फ्लूइड लेने के लिए वहां निडल पहुंचा दी जाती है, वो उसको
अफेक्ट करती है। एट द सेम टाइम ही फील्स हिज मदर फियर ऑफ ए जीन डिफेक्ट, और ठीक उसी के साथ जो माँ का जो फियर चला आ रहा है वो भी यहाँ शामिल हो जाता है जीन डिफेक्ट के रूप में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जीन डिफेक्ट के रूप में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, डॉक्टर सिमरन के सामने कभी डिस्कस हुआ तो जरूर होगा। एक मुंबई में वो आया था केस, तो उसकी माँ हमेशा, उसका पापा लड़के का दारू पीता था, माँ बहुत ही ज्यादा इज्जत वाली महसूस करती थी, वो सोचती थी ये शोर मचाता करके, और लव मैरिज थी, बता पाती नहीं थी किसी को, बहुत ही ज्यादा उसे ये लगा रहता था कि वो आएंगे और यहाँ दारू पी के शोर मचाएंगे, सबको पता चलेगा ऐसा करके। तो वो 5th क्रोमोसोम उसका अफेक्ट हुआ था, और क्रीडू चैट सिंड्रोम पता नहीं ऐसे नाम था, और उसमें जो है डेवलपमेंटल डिले था बच्चे का। तो अब उसमें मदर का जो अपना जो फीलिंग थी, हालांकि हर एक केस में होती है, लेकिन मुझे वो याद आ गया यहाँ, बात उसी को लेके मैं कर रहा हूँ। इस तरह से वो डायरेक्ट बच्चे के पर्टिकुलर जीन को डेवलपमेंट जो करता था उसको म्यूटेशन हो गया था 5th क्रोमोसोम में। तो इस तरह से जी हाँ जी जी आ रहा है ना याद, हाँ जी जी हाँ मैं 5th समझ क्रोमोसोम में था वो। हम्म तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मदर बम्प्स हर बेली इनटू द एज ऑफ ए टेबल। प्रेगनेंसी के दौरान यदि उसका जो पेट बढ़ा हुआ था मदर का बेली का, वो अगर टकरा जाए किसी टेबल से तो यहाँ से वो फियर में पहुंच जाएगा। और फियर में देखो टेरिटरी बहुत जुड़ रही है, वो उसी की टेरिटरी है जहां वो रह रहा है। बिल्कुल। द चाइल्ड इन द वुम्ब हियर्स हिज पेरेंट्स क्वेरलिंग। होय होय, पेट में बच्चा अपने माँ बाप के झगड़े को भी सुन के हो जाता है पैनिक, अभिमन्यु की तरह। अभिमन्यु ने सीखा, यहाँ डर गया। ठीक है जी। तो एक पेरेंट्स की क्वेरलिंग का भी इफेक्ट आ सकता है। तो जब ये सारे कारण होंगे तो उन बच्चों को ज्यादातर जॉन्डिस होने के चांस बने रहते हैं। जी फेस में कह रहे हैं सामने आएगा ये हीलिंग फेस में, हीलिंग स्वेलिंग ऑफ द बाइल डक्ट विद टेम्परेरी अक्लूजन। ठीक है जी, बाइल डक्ट की स्वेलिंग हो जाएगी, टेरिटरी आ गई है सिमुलन अब तो, और टेम्परेरी अक्लूजन हो जाएगा, और ये सिचुएशन बढ़ेगी इंक्रीज बिलीरुबिन इन द ब्लड एंड येलोइंग ऑफ द स्किन। ये है मेन बच्चों का कारण न्यूबॉर्न का। न्यूबॉर्न में डायरेक्ट जो है लीवर को ना वो मान के जिम्मेदार बाइल डक्ट की स्वेलिंग को ज्यादा माना जा रहा है। जबकि यहाँ ये कॉमन सा कह देते हैं कि इसका ना पहले हफ्ते में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, ये ब्लड सेल्स टूटती हैं, और फिर बच्चे का अपना खून जब पूरा बनाता नहीं है लीवर उस समय इमेच्योर होने की वजह से, या उसमें वो सपोर्ट नहीं मिलती, तो पहले 1-2 हफ्ते बच्चे का वजन भी गिरेगा और पीलिया भी आएगा। ऐसा इनका एक कॉमन स्टेटमेंट होता है। लेकिन अगर ये हो भी रहा है बॉडी में और ये मतलब HbF मतलब फीटल हीमोग्लोबिन अडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो रहा है और ये सब हो भी रहा है, तो मतलब तो ये जरूर मिलता होगा ना जो अब हम पढ़ रहे हैं, अदरवाइज जो हम इसको रिलेट नहीं नहीं करते थे अब बेटा, तक। बात मजे की ये है जो आपने कह दी, हाँ बात ये नहीं है, अब इन्होंने भी कह दिया कि बनेगा नहीं, इसमें भी गुंजाइश है। हमारे लिए कंसिडरेबल क्या होता है, हमारे शरीर में ड्यूरिंग हार्मनी, ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डिस्ट्रक्शन हो रहा नहीं हो रहा, ये बताओ। हो रहा है, हो रहा, लेकिन परसेप्टेबल नहीं है, पाल्पेबल नहीं है। तो यदि जो पार्ट जो ट्रैक चेंज होने के लिए बच्चे में और हो रहा होगा इन्फेंट में कन्वर्जन, वो पाल्पेबल क्यों हुआ, हाँ वो परसेप्टेबल बिल्कुल क्यों बिल्कुल हुआ? अगर वो पाल्पेबल जी परसेप्टेबल है तो वो कंसिडरेबल है। हाँ अदरवाइज बिल्कुल पोटी में येलो नहीं आती, पोटी हमेशा बच्चों की हमारी सब, हाँ तो वही कुछ तो वही टूट फूट बिल्कुल निकल ही रही है ना। अब कोई कह ले साहब हमारे शरीर में यूरिक एसिड बन ही क्यों रहा, ये हमारे जी जी शरीर में जी साहब बिल्कुल अमोनिया बन ही क्यों रही है? वह फिर तो स्वर्गलोक में जाओ जहां इन विकारों से मुक्त हैं लोग शरीरों से। जी ना वहां पोटी करने की बिल्कुल जरूरत होती, ना खाना खाने की जरूरत होती, ना वहां बदबू आती, ना वहां उम्र बढ़ती। बिल्कुल बिल्कुल भैया यहाँ तो सब होगा, लेकिन जब तक वो फिजियोलॉजिकल जोन में है, हार्मनी में है, तो इट इज गुड। तो बहुत अच्छी बिल्कुल बात आपने कह दी
ये नॉर्मल प्रोसेस में अगर बच्चे का टूट रहा है, वो फिटाइल हीमोग्लोबिन, फिटाइल सेल अडल्ट में कन्वर्ट हो रही है तो होएंगी, लेकिन वो पाल्पेबल नहीं होनी चाहिए, वो वो डिसईज में नहीं जानी चाहिए, तो समझ लो वो फिजियोलॉजिकल है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं टूटेगा, क्यों नहीं टूटेगा भाई। हाँ वही ना, एक्सट्रीम पे बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना है ना, तो जीएनएम के थ्रू एक्सट्रीमिस्ट होना है ना उनके एलोपैथिक के थ्रू। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रक्शन भी जरूरी है, इसलिए होना तो है ही उसको। हाँ, और यही यहाँ पे जो होना तो फिजियोलॉजिकल से बढ़ के जब ऊपर हो जाएगा, जैसे जब जो कर्निक टेरेस परसेप्टेबल हो जाए, तो जब वो परसेप्टेबल हो जाए, रिकॉग्नाइजेबल हो जाए, सीकनेस में ले जाए, डिसईज कर दे, ईज डिस्टर्ब कर दे, तब हमारा हस्तक्षेप है। बिल्कुल। तो ये है, और थेरेपी में कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड, अकम्पनी द हीलिंग प्रोसेस, प्रिवेंट रिकरेंसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इज दैट द चाइल्ड कैन अनडिस्टर्ब्ड मोर और लेस परमानेंट स्टे विद देयर मदर। क्या बात है। एंड फील्स हार्मनी एंड लव। आ गया ना, सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है बच्चे को उसकी माँ के पास रखो, माँ की गोद में रखो, और उसे हार्मनी फील कराओ, उसे लव की फीलिंग दो, वो बच्चे का जॉन्डिस अपने आप चला जाएगा। हाँ, देखो कितना बढ़िया ट्रीटमेंट बताया जीएनएम ने। और ये उल्टा हो रहा है, जब बच्चे को पीलिया हो जाता है माँ को भेज देते हैं घर और उसे आइसोलेट कर देते हैं, फिर उसका वो और बढ़ता चला जाता है, फिर ये और उसको ब्लू लाइट का रेडिएशन देते हैं। भैया जी क्या यार, बुद्धि मारी जा रही है ना, संकट काले विपरीत बुद्धि। बस हमारे जब मेरे घर में वो छोटी बेटी है कायरा, 2.5 साल की है आज, तो जब ये हुई थी तो ये प्री टर्म थी, मतलब प्री टर्म का मतलब 15-20 दिन पहले हो गई थी सिजेरियन से। तो इसका जो जॉन्डिस था वही फिजियोलॉजिकल, वो बढ़ गया था काफी, मतलब वो 13-14 तक आ गया था। ओके। और 13-14 तक आने के बाद अदरवाइज हम ऑब्वियसली टेंस्ड थे कि अब तक ठीक नहीं हो रहा, लगभग इसका जो चीज 15 दिन महीना भर तक इसने ये नॉर्मल हुआ था 1.5 से 2 महीने में। हाँ, अब हमने इसके पीछे सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था, तो डॉक्टर वाज लाइक कि आपको इसको एडमिट करा दो, अब वही वाली बात, टेंशन देना ब्रेन में ये वो। बट ये इसी की समझ थी कहीं ना कहीं कि इवन दो उसका 13 तक आखिरी पहुंच गया था, तो बेसिकली वो प्री टर्म में बच्चा था तो उसका सारा सिस्टम वीक था। तो कारण सिर्फ उतना था, जब उसमें मेच्योरिटी आई तो वो मतलब जो काम 15 दिन में होना था तो वो उसका काम 1.5 से 2 महीने में हुआ। अदरवाइज बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। तो मतलब वो प्रेशर अगर हमें अवेयरनेस ना हो तो उस मतलब तभी हम एनआईसीयू में बच्चे को हम एडमिट कर ही देते। हाँ, तो बिल्कुल। और देखो, प्री टर्म कहने से एक भाव कितना अच्छा आया भाई, प्री टर्म बेबी से बड़ी टेरिटरी लॉस किसका हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्री टर्म बेबी हो गया, अच्छा खासा रेस्ट पे था, मुझे अभी नहीं जाना है, ऐसा ऐसे हो गया कि एक आदमी को कहीं जाना है और उसको पता है कि नहीं, उसको पता है कि मान लो 5 तारीख को फ्लाइट है या ट्रेन है, और उसे ये कह दिया जाए जल्दी उठ, जल्दी चल, देख कल आ रही है ट्रेन। अब अरे भाई मैं तो उस तारीख के लिए आराम से था ना। तो टेरिटरी लॉस तो प्री टर्म बेबी का तो सबसे अच्छा वो माना जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट वो होगा कॉज, टेरिटरी उसकी चली गई। पता है, इसी चीज को बढ़ाने के लिए हॉस्पिटल्स बस पता है क्या करते हैं, अब तो बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसको जानबूझ के माँ से अलग कर देते हैं, देते ही नहीं है, और नाम उसमें दे देते हैं कि मदर को आराम दे रहे हैं, जबकि मदर को आराम से ज्यादा बच्चे को उस समय वो चाहिए होता है। अरे दोनों को आराम। 24 घंटे बहुत 24 घंटे के लिए बच्चे को माँ से दूर रखते हैं, और उस बीच में बच्चा, ये चीजें तो आ ही जाएंगी, बच्चा ना वो फेमिलियर वॉइसेस सुन रहा है। हम और आप कैसे, हम और आप समझ सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, जब बच्चा माँ की स्किन को टच कर रहा होगा ना तो माँ को भी हीलिंग आती है, और माँ की स्किन से उस बच्चे को भी जो मिलता है वो बच्चे की हीलिंग होती है। माँ का जो पेन है, माँ के जो टिश्यू हैं
वो बच्चा जब टच होगा उसके शरीर से तो वो हीलिंग में जाते हैं बहुत फास्टली। बस मेरे साथ यही हुआ था। हाँ। मेरे जैसे बेटी को उसको डाल दिया था वहां पे उन्होंने, अब नीचे की वहां पे उसका केयर किया जा रहा है और हम लोगों ने बोला नहीं हमें चाहिए बच्चा। हाँ। और हमें इतना स्ट्रॉन्ग एनेस्थीसिया लगा था इसके लिए, उसके बाद भी जो है हम सो नहीं पा रहे थे, हमें नींद ही नहीं आ रही थी। इनफैक्ट मेरा सारे सिस्टम बहुत पहले काम करने लगे। जब ये मेरे पास 6-7 घंटे बाद आई है हाँ। और इसको हमने लिया है गोद में लेटे लेटे, तब जाके हम भी सोए हैं और ये भी हाँ, सोई है। सारे पेन सारी हारमोनी मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ सूदिंग आने लगी तुरंत। बिल्कुल, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। माँ कितनी भी पेन में होती है ना, बच्चा पास में आता है तो सारा पेन सबसाइड हो ही जाता है। बिल्कुल। नेचर में देखते हैं कि जब बच्चा होता है, हम तो गांव में रहते थे पशुओं के पास, तो जब गाय या भैंस वगैरह के जब जैसे बच्चा होता था तो उसको उसके पास रखते थे, इवन वो उसको चाटती थी, हाँ है ना। हाँ और उसमें ये कहता था यदि इस बच्चे को अलग रहा तो ये इसका दूध नहीं उतरेगा, इसका ये दूध नहीं देगी, ये बच्चे को लगाएगी नहीं अगर इसको नहीं सुगाओगे, इसको नहीं उसके पास रखोगे। तो अब देखो वो यहाँ से मिलता है असली नेचुरल जो सिग्नल है। उसको माइंड तो काम कर नहीं रहा ह्यूमन बीइंग की तरह, लेकिन उसको जो दूध उतर रहा है उसकी स्मेल से, बच्चे की उसके टच से, है ना। तो ये चीजें ये हैं जो नेचुरली ट्रिगर होती हैं, नेचुरली ना के कॉन्शियसली। तो ये इनका रोल है भैया। और कहीं तो दूसरी फाइल बनाने के लिए आजकल के 2 फाइल बना के पैसा वसूल लो, ये कह दो कि भैया बच्चे को भी ट्रबल। बस कुल मिला के चलो खैर वो डिस्कशन फिर हमें रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाएगा, तो आज यहीं रुकते हैं। सबको राम राम। बॉस हाँ बेटा। ये जो आपने अभी कहा ना गाय वाला और वो ना, तो ये तो एक तरह से देखा भी जाता है क्योंकि आजकल जितने भी ये जो दूधी होते हैं वो बच्चे को ज्यादा लगाते नहीं है, फिर उनको दूध उतरता नहीं है तो फिर वो फिर बार बार वो इंजेक्शन लगा के ही दूध देते हैं वो। हाँ हाँ, वो फिर बेकार हो जाती है, वो गाय या वो भैंस अगले सीजन के लिए बेकार हो जाती है बेटा। पहले क्या था यही डॉक्टर चीज संगमित्रा, आप बिल्कुल, आपका भी शायद बैकग्राउंड ऐसे ही रहा है हमारी तरह, जो मैं समझ पा रहा हूँ, या नहीं भी रहा तो मैं आपको बता दूं कि हमारे हमारे ना पशु होते थे, माँ हमारी भैंसे दूध के लिए पालती थी, तो हमारी भैंस 12 बार या 13 बार बच्चा देती थी, बहुत बढ़िया दूध देती रहती थी। और जब से जी ये इंजेक्शन वाला सिस्टम आया, भैंस 2 या 3-4 बार देने के बाद बच्चा, फिर वो फर्टाइल रहती ही नहीं, हाँ जी बॉस। फिर वो स्ट्राइल हो जाती है। और उस समय हाँ जी माँ हमारी भैंसें बूढ़ी हो जाती थी भैंस, और दूध पे दूध जी बढ़ता चला जाता था। इवन जब वो यंग होती थी, हाँ जी पहली दूसरी तीसरी बार जब बच्चा देती थी, तो वो 12 जी 13 14 लीटर पे आ जाती थी। हाँ जी तो बॉस। वो नेचुरल बढ़ता नेचुरल ग्रोथ थी उस पशु की। आजकल क्या है हाँ कि जी वो पहला बच्चा हुआ, दूसरा हुआ, इंजेक्शन, उस बच्चे को दूध मत पिलाओ, तो उसके शरीर में जो वो ना स्टेरिलिटी आ जाती है, हाँ फर्टिलिटी चली जाती है उसकी। हाँ जी बॉस। तो ये तो देखने को अच्छा मिल रहा है बॉस, संगमित्रा को, है जी। हाँ जी एक चीज और पूछेंगे, जैसे टेरिटरी जैसे आती है ये कॉन्फ्लिक्ट बच्चे में आ गई, अल्ट्रासाउंड के दौरान आ गई, तो क्या ये टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट उसके लाइफ टाइम बनी रहेगी ये नहीं, कॉन्फ्लिक्ट? ये आया तो था पॉइंट, ये 2 तरह के बच्चे होंगे फिर। या तो वो हाँ नहीं उस मतलब जैसे एक्साइटमेंट से अभी, या तो वो इस एक्साइटमेंट से अनडैमेज रहेगा, या फिर वो पैनिक हाँ में जी चले जाएगा। एक बात। दूसरी बात जो अभी जी आपने बताई, ये भी हमारी जीएनए में हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। अगर आप हाँ उसके साथ कभी भी कोई हर्डल हुआ तो उसकी हाँ साइकी पे कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक बनेगा जरूर। हाँ कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक बनेगा कैसे? कैसे बनेगा? जैसे मान लो किसी बच्चे का सडनली अल्ट्रासाउंड करवा दिया, या फिर हाँ जी ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको सडनली खींच लिया नर्स ने, वो हाँ बच्चा जी हमेशा डरेगा झूले से। अच्छा भाई वो जो खींचा, वो जो सडनली डाउन आया, एक झटका लगा, हाँ तो उसे गाड़ी में झटका लगे, झूले में झटका लगे, उसे हमेशा अच्छा सताएगा। वो 30 साल 35 साल 40 साल का हो जाएगा, वो कहेगा भाई नहीं रुक, मेरे समझ को जब गई। झटका लगता ना मेरा दिल कांप जाता। हाँ वो जी वो वहीं से आया। जी
हाँ, नहीं तो नहीं आएगा। जी। अब उसमें डिपेंड करेगा, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी जिनमें हीलिंग हो जाती है या कवर अप कर जाते हैं, कुछ सेंसिटिव होते हैं वो और ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ये फिर उसके उस पर डिपेंड करेगा, एडेप्टेबिलिटी पे या उसकी जो स्टेट है। जी। लेकिन अफेक्ट होगा जरूर। आपका सवाल ये था कि जिंदगी भर बना रहेगा, 100% बना रहता है। एक बार बना कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। साइकिल पे बना तो कॉन्फ्लिक्ट हाँ। ट्रैक बनता है, बना रहता है, भले ही चाहे वो उस रूप में ना बने कि वो आपको बीमार करे। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ, समझ गई बस। चलो ठीक है थैंक यू। भाई, ओके, राम राम भाई सबको, राम राम, सबको राम राम। नमस्ते, सर नमस्ते राम भाई, राम। राम राम भाई, राम राम।